अभी तक हमने पढ़ा फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म आप अच्छे समझ चुके हैं। अब कभी न्यूज़पेपर वगैरह में आप फेडरलिज्म वर्ड देखोगे तो डरना मत, क्योंकि आप जानते हो फेडरलिज्म क्या होता है। तो एक नया वर्ड ऐड हुआ है। अब एक और वर्ड ऐड करते हैं, एक और वर्ड ऐड करते हैं आपकी डिक्शनरी में, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या गांव के लेवल पर होती है, उसको दे देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दोबारा सुनना, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर, सारी पावर नहीं, थोड़ी थोड़ी पावर लेकर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि बहुत ही लो स्केल पे होती है, जब हम उसको दे देते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे लीडर्स को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की नीड बहुत सताई थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत काम था। एक तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी थी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनानी थी, तो उस टाइम पे क्लियरली लेड रूल्स नहीं थे कि जो पंचायत वगैरह होती हैं, आजकल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनको कैसे बनाया जाएगा। कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ही बनानी थी। अब जब कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ढंग से इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट से कुछ रूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ले डाउन कर दिए गए कि कैसे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी क्या क्या पावर होगी, क्या क्या काम करेंगे, वगैरह वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट, अभी तक जो पंचायत वगैरह है, पहले वो किसी गांव में होती थी, किसी में नहीं होती थी, कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा होता था, मतलब राम राज चल रहा था। पर इलेक्शन में अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही लिख गया तो ये गारंटीड, अब तो ये होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड होते हैं। गाँव में जो होते हैं वो पंचायती राज वगैरह होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, गाँव की पंचायत होती है, और जो छोटे छोटे टाउन होते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, और जो बड़े सिटीज होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं। वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो एक सिटी में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, गांव में पंचायत होगी। इसमें पंचायत में लोग होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो गांव से ही इलेक्टेड होते हैं, और ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो शहर से इलेक्टेड होते हैं। ऐसे काम चलता है हमारा। तो अब पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने अब गारंटी किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया कि अब रेगुलर इलेक्शन होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बात आ गई तो फिर तो होंगे ही होंगे। तो अब रेगुलर इलेक्शन होने लगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई किया कि जो ऐसा ना हो कि जो एसटी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना आए, वो दब के रह जाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सीट्स रिजर्व करी एससीज के लिए, एसटी के लिए। आजकल तो वैसे ऐसा बन गया है कि रिजर्वेशन गलत है, पर ऐसा नहीं है, हर जगह गलत नहीं होता, कहीं कहीं बहुत जरूरी भी होता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट में है उनमें सीट्स रिजर्व की गई एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसी वगैरह के लिए, ताकि वो लोग पिछड़े रहे, उनकी बात भी सुनी जाए। तीसरा था हमारी वुमेन। यार, इंडिया वैसे ऐसा कंट्री रहा है जहाँ वुमेन को कभी मौका नहीं मिला। हमने बहुत गलत किया कि हमने वुमेन को नहीं, मतलब इक्वली नहीं देखा। मेल डोमिनेटिंग कंट्री रहा है इंडिया, बट ये गलत है। वुमेन आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दे शुड बी गिवन एज मच राइट्स एज मेन। हमें लोगों को ना मैन और वुमेन में एज अ मैन और वुमेन देखना ही नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि दे आर एडल्ट ह्यूमन बींग्स बस, एंड एवरी एडल्ट ह्यूमन बींग शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स। तो लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हमारे कंट्री में भरी औरतों को देवी बोला जाता है, पर उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो हमें ये भी जरूरत थी कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आए, क्योंकि उस समय हमने ये देखा था कि भले ही गवर्नमेंट हमारे थे, पर गवर्नमेंट वुमेन बहुत कम आती थी। आज भी उतनी वुमेन नहीं है जितने मैन है, कम है। तो इसीलिए 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। रिजर्व फॉर वुमेन, इन सीट्स पर केवल वुमेन रिप्रेजेंटेड ही हो सकते हैं। तो इससे वुमेन पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा। दूसरा, हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, हर एक स्टेट का अलग अलग। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करता था? इलेक्शन के ऊपर देखता था कि इलेक्शन हो रहा है ढंग से कि नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज करवाता था वगैरह वगैरह। ये भी जरूरी था हमारे लिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको ऑर्डर्स मिले कि आपको कुछ अपनी पावर्स और अपना रेवेन्यू, जो पैसे आ रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट शेयर करना। बट लोकल गवर्नमेंट क्या पैसे कहां जाएंगे, एक और टैक्स तो बढ़ा नहीं सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स मिले कि आपको अपनी पावर और आपको अपने रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट से शेयर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट्स 1992 में काफी पावरफुल हो गई। जो पहले छितरा बितरा केस था उस वो अब एकदम रेगुलर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन हो गया। तो अब जितनी सॉलिड हमारी सेंट्रल और स्टेट है, उतने ही सॉलिड मतलब उतने ही सॉलिड रूल्स, उतनी क्लियरली मेंशन्ड है, उतनी गारंटीड है कि लोकल गवर्नमेंट होगी। अब लोकल गवर्नमेंट एक फेडरेशन का एक तीसरा टायर है। पहला सेंट्रल था, फिर स्टेट था, और तीसरा टायर है लोकल गवर्नमेंट।
और लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमने पावर्स कहां से ली, सेंटर्स और स्टेट्स और फेडरल में डाल दिया। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फेडरलिज्म में टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे कि हमारा लास्ट टायर, जो थर्ड टायर इंडिया में वो बना। कॉन्स्टिट्यूशन के जब बना था तब नहीं था, 1982 में बनाया गया। देखो अभी 1982 में बना है, ज्यादातर स्टेट्स ने तो सीरियसली नहीं लिया है, तो वी आर फार फ्रॉम दैट डे जब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट लिया आएंगी। लेकिन वी हैव टेकन स्टेप्स और इस मामले में तरक्की हो रही है, और एक ना एक दिन इंडिया में जरूर लोकल गवर्नमेंट पावरफुल होंगी और लोकल लोग ही अपने लिए डिसीजन लिया करेंगे।